लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसमें लिंकेज की बात होती है कि जीन्स जो सेगमेंट होती हैं क्रोमोसोम की, और जो हेरिडिटी का मटेरियल होता है जीन, वो क्रोमोसोम पे लिंक्ड होती हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे वो लिंक्ड होती हैं, इसी चीज को लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि स्ट्रिंग में बीड्स डालते हैं, तो अगर हम बीड्स को, मोतियों को अगर जीन से कंपेयर करें, तो जो दो मोती आप बिल्कुल आसपास होंगे, जो वन नेक्स्ट टू अदर होंगे, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपस में बिल्कुल पास है। तो जो दो जीन्स जो बहुत पास होती हैं उनको लिंक्ड जीन्स बोला जाता है। ठीक है, they are called linked genes and they are not separated, they cannot be separated even by the recombination process. Recombination means new formation of genes that occurs through crossing over in meiosis 1, prophase 1 of meiosis 1. तो इंट्रोडक्शन में हमने ये अभी तक डिस्कस किया कि लिंकेज की क्या डेफिनेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें मैं बता रही थी कि जो बिल्कुल करीब की जीन्स होंगी या क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, एंड दे विल बी इनहेरिटेड टुगेदर एज अ यूनिट। और जैसी क्रोमोसोम इनहेरिट होगा उसके ऊपर लिंक्ड जीन्स वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगी, इसी को लिंकेज कहते हैं। ठीक है, कि द जीन्स क्लोजली लिंक्ड will move together when the chromosome will move from parents to offspring, but इससे अपोजिट होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब जहां पर नई जीन का कॉम्बिनेशन बनता है। तो डेफिनेशन रिकॉम्बिनेशन की भी पता होनी चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन मीन्स, री मीन्स अगेन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स न्यू, वी कैन से पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, कंबाइन होना। तो जो एलील्स पेरेंट्स के क्रोमोसोम में थी, वो जरूरी नहीं है हमेशा कि वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में आए। ये उन जीन्स के लिए बात हो रही है जो दूर हैं। ठीक है, क्लोजली लिंक तो वैसे भी जाएंगी बिकॉज वो लिंक्ड है, बट जो दूर हैं, दे आर फार ऑफ ऑन द क्रोमोसोम्स, वो क्या होगी, रिकम्बाइन होके जाएंगे, दे विल गो बाय द रिकॉम्बिनेशन एंड रिकम्बाइन हो जाएंगी। दैट मीन्स दे विल बी inherited in a different form, they will be non parental form। तो रिकॉम्बिनेशन न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है जो कि नॉन पेरेंटल फॉर्म होती है, पेरेंट्स में नहीं होती है। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग ये बता दिया, अभी हमने दोनों डेफिनेशन बता दी, लिंकेज की भी और रिकॉम्बिनेशन की भी। तो इसका जो क्रॉस है वो एनसीईआरटी का क्रॉस इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्रॉस को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज क्रॉस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें ड्रोसोफिला के ऊपर जो कि उसकी बॉडी कलर और आई कलर की जो दो जीन्स हैं वो उसके एक्स लिंक्ड जीन्स हैं, सेक्स लिंक्ड और एक्स पर्टिकुलरली एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है। उन्हीं क्रोमोसोम्स का हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं और उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग लिंकेज भी पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं। और जो विंग साइज की जीन है, पहली दो जीन्स मैंने कौन सी बताई, बॉडी साइज एंड सॉरी नॉट बॉडी साइज, बॉडी कलर एंड आई कलर। बॉडी कलर और आई कलर क्या है, ये दोनों पास पास मिलने वाली जीन्स हैं, यानी कि ये दोनों
क्लोजली लिंक्ड जीन्स है, बट जो बॉडी कलर और जो विंग साइज की जीन है, मिनिएचर विंग और फुल विंग ड्रोसोफिला का, उनकी जो दो जीन्स हैं वो फार ऑफ है। वो सेम क्रोमोसोम पे तो मिलती हैं, बट उनके बीच में डिस्टेंस बहुत होता है। तो जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत होता है वो नेचुरल है कि वो क्रॉसिंग ओवर में दूसरे क्रोमोसोम पे या नए अरेंजमेंट में चली जाएगी। तो ये देखा जाता है कि जो रिंग साइज की जीन है वो, उसका जो क्रॉस किया जाता है ड्रोसोफिला का विंग साइज और बॉडी कलर का, तो जो नॉन पेरेंटल फॉर्म है वो ज्यादा बनते हैं। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड इन लार्ज परसेंटेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज क्रॉस में हमें परसेंटेज देखी जाती है नॉन पेरेंटल और पेरेंटल की। उससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी जीन्स लिंक्ड है और कौन सी जीन्स नॉन। नाउ आई एम शेयरिंग दैट पीपीटी अगेन, और उस पीपीटी में हम वही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाला क्रॉस देखना चाहते हैं। फोकस करने की बात यह है कि हमारे उसमें दो क्रॉसेस हैं, वो भी कॉलम्स में। और कॉलम्स में हमें ध्यान ये रखना है कि जो बॉडी कलर और आई कलर वाला जो जीन है, जब उसका क्रॉस पूरा देखेंगे F2 जनरेशन तक, तब हमें पता चल जाएगा कि वहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनी है। 98%, 96% पेरेंटल, 98, 99% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन रही है दैट मीन्स वो जीन्स क्या है, लिंक्ड है। इस वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा बनती है, जीन्स एक ही जैसे गैमेट्स में चले जाती है। बट जब दूसरा क्रॉस है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसमें जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन 63 हो जाती है। और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नए कॉम्बिनेशन है विंग साइज वाला और बॉडी कलर वाला, उसमें 36, 38% या 36% क्या होती है, नॉन पेरेंटल की होती है। दैट मीन्स के वहां पर लिंकेज टूटी है या फिर वहां पर लिंकेज ब्रेक होके नए कॉम्बिनेशन बनी है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा बनी है। दैट मीन्स वो जीन्स क्लोजली लिंक नहीं है, लूजली लिंक्ड है। उसके लिए लूजली लिंक बोलते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं कि आपका जो क्रॉस है उसे हम देखते हैं। आपके पास बुक है एनसीईआरटी या डाउनलोडेड होगी, उसमें देख सकते हो। ठीक है।
So you were able to see this. We have discussed that these topics, some topics are remaining, mutations is remaining, and syndromes are remaining. These are ending topic, pedigree analysis. These are ending topics of the chapter 5. And I was discussing linkage cross. This is the cross. And are you able to see it? The screen is shared to you. Yes, ma'am. This is NCRT cross, and in that yellow chromosomes in the first cross, you can see there that is representing female, because female of Drosophila is having both X chromosomes, homogametes, and it will form. And next one is the hetero. We can say male heterogamety means XY chromosome. The Y chromosome is having a arrowhead in it. This is the आइडेंटिफिकेशन मार्क यू कैन सी से, ठीक है। ऊपर वो भी बनाया हुआ, सिंबल भी बनाया हुआ है, और उनके जीन्स उसके ऊपर जो है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि जीन्स सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही मिल रही है, ठीक है। यानी कि आप बॉडी कलर और विंग कलर की जीन किस पे मिल रही है, सिर्फ आपके एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है, क्योंकि इसका कोई भी जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता, तो इट इज एक्स लिंक्ड जीन। क्या है ये? एक्स लिंक्ड जीन है। Yes, एंड ma'am. जब उसको हम F1 जनरेशन में जब भेजेंगे, तो आप देख रहे हैं ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे, फीमेल ऑफस्प्रिंग सारे बनेंगे। एक एक्स क्रोमोसोम नेचुरली वो फीमेल से ही पेरेंट से लेगी, और एक वाई सॉरी एक्स क्रोमोसोम ही वो मेल पेरेंट से लेगी, तभी वो फीमेल्स बनेंगे। तो फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो वाइल्ड टाइप जो मेल था वो अपना जो कैरेक्टर है वो सारी फीमेल्स को देगा ऑफस्प्रिंग को, और जो म्यूटेंट फीमेल पेरेंट थी वो अपना, क्योंकि एक्स पे ही उसका जीन है होता है, तो वो अपने जीन्स को मेल ऑफस्प्रिंग्स को देगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स क्रॉस्ड हो गए। F1 जनरेशन में जो ऊपर जो फीमेल पेरेंट थी उसका कैरेक्टर मेल ऑफस्प्रिंग में आ गया है, और जो मेल पेरेंट था उसका कैरेक्टर फीमेल पेरेंट में आ गया, सॉरी फीमेल ऑफस्प्रिंग में आ गया है। कैन यू सी इट? Wild type becomes the female offspring and yellow white become the male offspring. Can you see this? So this is a crisscross inheritance. This is what? Crisscross inheritance. Are you able to identify what I'm saying? Are you able to say see this? I just have told that it is having the crisscross pattern. The female parent is giving the X chromosome to the male offspring, and the male parent is giving its X chromosome to the female offspring. So this is crisscross inheritance. But now, when F1 generation will be self, then you will get the parental of this first row, sorry, not row, column. This first vertically downward column is what? 98.7% parental, and this is recombinant is 1.3. So you can see clearly it is showing that these genes are, and it is looking also, it's represented also close. These genes are closely linked genes. So therefore it is forming the greater percentage of the parental combination. And because it will forming less recombination. So therefore it is a closely linked genes. Is it clear? Yes, ma'am. नाउ कमिंग टू द क्रॉस बी। क्रॉस बी में आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो दोनों जीन्स दूर दूर हैं, है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे, तो विंग वाइट आई, वाइट आई है ये, ठीक है। वाइट आई, आई मतलब बॉडी कलर नहीं, आई कलर की जीन, और मिनिएचर विंग, एम मतलब मिनिएचर विंग। तो वाइट
आई एंड मिनिएचर विंग आपका फीमेल पेरेंट में कैरेक्टर शो हो रहा है और उसका ही अपोजिट कैरेक्टर मेल पेरेंट में दिया है क्रॉस बी में, यानी कि रेड आई एंड फुल विंग। ठीक है, रेड आई एंड फिर फुल विंग। तो क्योंकि प्लस से वाइल्ड टाइप दिखाते हैं, प्लस से वाइल्ड टाइप दिखाएंगे तो वाइल्ड टाइप कैरेक्टर आई में क्या है, रेड आई, वाइट आई, सॉरी रेड आई है, तो W प्लस एंड आपका M प्लस क्या है, दिस इज योर मिनी फुल विंग। फुल विंग विल रिप्रेजेंटेड बाय द M प्लस, बिकॉज इसमें हमें पता है एनिमल्स में म्यूटेंट्स के लेटर यूज होते हैं, तो म्यूटेशन है मिनिएचर विंग की और नॉर्मल फॉर्म फुल विंग है। फुल विंग को शो करेंगे M प्लस से और रेड आई को शो करेंगे W प्लस से। वाइट आई उसका म्यूटेंट फॉर्म है तो इसलिए उसको W से, और वो भी स्मॉल लेटर W से यूज करते हैं। तो क्रॉस बी में पेरेंटल की कॉम्बिनेशन डिस्कस करी अभी हमने कि क्रॉस बी में जो फीमेल पेरेंट है वो आपकी वाइट आइड मिनिएचर विंग वाली है और जो मेल पेरेंट है वो आपका रेड आई एंड फुल विंग वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि हमने क्या कॉम्बिनेशन लिया है। अब इसी का वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, तो इसमें भी क्या होगा कि फीमेल जो पेरेंट है वो अपना वाइट आई और मिनिएचर रिंग का जो ट्रेट है वो किसको दे देगी, it will give to the male offspring and the male parent will give to the फीमेल ऑफस्प्रिंग। तो क्रिस क्रॉस वे में इनहेरिटेंस हो जाएगा। और जब ये F1 जनरेशन की बात हो जाएगी और F1 जनरेशन जब सेल्फिंग करेंगे तो वहां पर वो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62% एंड रिकॉम्बिनेशन 37.2%। तो इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जो आई कलर और विंग साइज की जो जीन है वो लूजली लिंक जीन्स हैं, इसीलिए इसमें 37% न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। और आप क्रोमोसोम की रंग भी देखोगे तो भी पता चलेगा, हाफ देखो क्रोमोसोम ब्लू कलर का है और हाफ येलो कलर का है। इसका मतलब ये क्रोमोसोम ब्रेक हुआ है, क्रोमोसोम ब्रेक हुआ है, उसने अपने पार्ट्स एक्सचेंज किए हैं और तभी उसमें जीन्स एक्सचेंज हुई हैं। तो ये सारे न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, these all second row is also showing the, we can say the recombinants. Is it clear everyone? This is the relation of linkage and recombination. Yes, ma'am. Clear. तो अब हम इसके आगे वाला स्लाइड देखते हैं। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अगर इसे कलर से या फिर कोई और कलर पेन से यूज करके बना सकते हैं। आपको देखने में थोड़ा टफ लगता है बिकॉज इतना लंबा सा क्रॉस है और इतनी सारी चीजें, बट मेन चीज है परसेंटेज याद रखना। अगर आप सारा नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि F2 का परसेंटेज याद रखो, परसेंटेज लिख दो। ठीक है, उतना भी करोगे तो भी आपको मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, गलत नहीं होना चाहिए, बस ये है। और एक रिलेशन है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि लिंकेज जो है वो क्या होगी, लिंकेज विल बी इन इनडायरेक्टली रिलेटेड। इनडायरेक्टली रिलेटेड मीन्स 1 रिकॉम्बिनेशन। ये एक और रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि जिसकी जिन जीन्स की लिंकेज ज्यादा उसकी रिकॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली कम। तो लिंकेज ज्यादा मतलब इंक्रीज, यानी पास पास वाली जीन्स तो उसकी रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल कम 1.3, और जिसकी जो दूर दूर वाली जीन्स हैं जिनकी लिंकेज कम यानी कि लोअर लिंकेज हायर द रिकॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन में गया। तो कुछ भी चीज 1 अपॉन में लिखते हैं तो यानी इनवर्सली रिलेटेड है।
इन्वर्सली रिलेटेड ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए. अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, व्हाट इज द रिलेशन, तो यू शुड नो दैट लिंकेज इज indirectly related, not directly, indirectly related to the recombination. More the linkage, less will be the recombination, less the recombination, more the linkage, और लेस लिंकेज मोर रिकॉम्बिनेशन. एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा. ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू रीड इट, क्योंकि मैं तब से बोल रही हूँ. मॉर्गन का ये पढ़िए आप, जो क्रॉस है इसका, इसके कंक्लूजन्स हैं जो अभी हमने क्रॉस पढ़ा है. एनी वन ऑफ यू कैन रीड, काव्या और मोनिका, एनी वन कैन रीड. Yes, start reading. Any of you student can read this. Are you able to see the screen? English. Yes, ma'am. Yes, read करो बच्चों. कोई भी एक बच्चा रीड कर सकता है इसको. Morgan found that when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked while others were loosely linked. Linkage. Physical association of gene on a chromosome is called linkage. Lineage. Recombination. The generation of non-parental gene combination is called इसमें लाइनेज recombination. जो It है, occurs. लाइनेज क्या है, एक It, एरर है. ये लिंकेज की ही डेफिनेशन है, तो ये एन की जगह यहाँ के है. तो दिस इज अ टाइपिंग एरर, ठीक है, या प्रिंटिंग, जो भी बोल सकते हैं. तो लिंकेज की डेफिनेशन दी हुई है कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, मतलब एन की जगह के नहीं आएगा, एन के आगे एक के आएगा, तो लिंकेज होगा. ठीक है. ये मिसटाइप हुआ है मतलब. हाँ, लिंकेज है ये, लिनेज नहीं है ये. ठीक है, LINKAG. Okay. अब रिकॉम्बिनेशन पढ़ो. Recombination. The generation of non-parental gene combinations is called recombination. It occurs in crossing over of chromosomes during meiosis. ओके, सो रिकॉम्बिनेशन क्या है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का बनना, नई कॉम्बिनेशन का बनना, वो रिकॉम्बिनेशन होता है. और ये कब होता है, ये क्रॉसिंग ओवर के वक्त होता है, जब क्रोमोसोम क्रॉस ओवर होते हैं मियोसिस के टाइम पर. Mutation. The phenotypic variation occurs due to change in gene or DNA sequence is called mutation. ये नया टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बाद के किसी भी तरह के फिनोटाइपिक वेरिएशन अगर आते हैं, जो कि किसकी वजह से आते हैं, जीन या डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज आने की वजह से आते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कोई ऑर्गेनिज्म म्यूटेंट बन गया है. अब वो म्यूटेंट क्यों बन गया है, कि उसके डीएनए में या जीन में कुछ चेंज आ गया है, यानी कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है. तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन. दैट इज के हाउ विल यू डिफाइन the phenotypic variations which are occurring due to the change in the gene or DNA sequence. ठीक है, सिंपल सा क्या है, it is a change in DNA sequence. Simple, it is a change in gene which is, or we can say a change in DNA sequence is called mutation. Because of that physical appearance phenotypic variation हो रहा है उसके अंदर, मतलब एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आ गया. कलर पहले अगर किसी चीज का रेड था, तो अब वो लाइट पिंक हो गया है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ जीन, उसके अंदर एरर हुई है, जीन उसके अंदर चेंज हुई है, म्यूटेंट बना है. दैट विल बिकम, ऑर्गेनिज्म विल बिकम म्यूटेंट.
Is it clear what is meant by mutation? Is it clear? डीएनए में कुछ भी चेंज होने को ही म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं। Yes, ma'am. कौन से सीक्वेंस होते हैं डीएनए में? नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। आपको पता है, कुछ पता है आपको? 11th में देयर वाज अ टॉपिक इन बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आपका क्या था, जिसमें आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर थे। तो डीएनए का भी स्ट्रक्चर उसमें था कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ अ sugar phosphate backbone and inside it there are nitrogen bases which are stacked, ठीक है, जिसमें एडेनिन हमेशा थायमिन से पेयर करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है। तो डू यू रिमेम्बर डीएनए सीक्वेंस का स्ट्रक्चर? डू यू रिमेम्बर? यस काव्या, याद है आपको डीएनए सीक्वेंस का स्ट्रक्चर कुछ? Are you able to recollect, or it is not in the mind, out of mind? Tell me, because उसी से रिलेटेड है बेटा ये म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस हम बात कर रहे हैं कि डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दी हुई है। द लॉस ऑफ डिलीशन, गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। कि अगर डीएनए का कोई सेगमेंट अल्टर हो गया है, किसी भी तरीके से अल्टर हो सकता है, उसके अंदर कुछ डिलीट हो गया या उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया या उसका जो सीक्वेंस है वो डबल हो गया, डबल, तो वो डीएनए का जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, उससे म्यूटेशन हो जाएगी, उस गड़बड़ से म्यूटेशन हो जाएगी। इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन। ऐसे चेंजेस को जिसमें क्रोमोसोम के शेप में चेंज आ जाए, उसके अंदर कुछ और नया पार्ट जुड़ जाए, नई जीन्स इंसर्ट हो जाए, या फिर वो डबल हो जाए, खुद ही उसकी जीन्स डबल हो जाए, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? ये एक म्यूटेशन का टाइप है जिसको नाम दिया गया है कि दीज आर द क्रोमोसोमल एब्रेशंस। सो दो चीज़ें बता दी यहाँ पर, एक म्यूटेशन की मीनिंग बता दिया, ठीक है, कि चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस इज म्यूटेशन, और एक बता दिया क्रोमोसोमल एब्रेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? क्या बोला मैंने? क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? व्हाट? एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट करती हूँ मैं, कोई बात नहीं। जीन है, ठीक है, डीएनए है, जीन है। जीन एक डीएनए का सेगमेंट ही होती है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब जीन वर्ड की स्पेलिंग कैसे बनी? जी लिखा, ई लिखा, एन लिखा, ई लिखा, इसका एक मीनिंग बना, जीन वर्ड बना। और कैसे लिखा है? ओ आर, और। डीएनए कैसे लिखा है? डी एन ए। सीक्वेंस कैसे लिखा है? एस ई क्यू यू ई एन सी। तो इसी तरीके से जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, और वो बिल्कुल फिक्स होता है कि क्रोमोसोम 1 पे कैसा सीक्वेंस मिलेगा। अगर ह्यूमन है तो सारे ह्यूमन में वो बिल्कुल सेम होगा, और हर ह्यूमन 98% सेम होते हैं, 99-98%, और सबके जीन सेम होते हैं, हर क्रोमोसोम पे जीन सेम होते हैं। सिर्फ 1% जीन्स खराब नहीं कह सकते, 1% जीन्स अलग होती हैं, तो उन्हीं से वेरिएशन। तो इसको डीएनए के सीक्वेंस को जब भी कोई ना कोई चेंज हो जाए, तो ओरिजिनल सीक्वेंस है
उसमें कुछ बदल जाए तो एरर हो जाएगी। जैसे अगर मैं सीक्वेंस, जैसे पीछे वाली स्लाइड में लिंकेज की स्पेलिंग गलत थी, LINAGE लिखा था, के उसमें एब्सेंट था, तो उसका एरर हुआ कि नहीं हुआ, उस वर्ड का स्पेलिंग एरर हुआ उसका। Yes, ma'am. तो दैट इज ओनली म्यूटेशन। इसी तरह से डीएनए के सीक्वेंस में कुछ ना कुछ अगर चेंज हो गया तो उसी को म्यूटेशन कहेंगे। नेचुरल सीक्वेंस है कि एडेनिन है किसी एक, जैसे 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर बेसिस होते हैं, एक स्ट्रैंड के इधर एक स्ट्रैंड का इधर, तो ये आपस में बॉन्ड करते हैं, तो लेडर जैसा बन जाता है, जैसे कि एक सीढ़ी होती है, ठीक है। तो जब ये लैडर जैसा बन जाता है, जिसमें एडेनिन हमेशा थाइमिन से, एक स्ट्रैंड का एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा जो है वो साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन से 3 बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से पेयर करता है। So this is what this is I am telling you about the sequence, कि अगर सीक्वेंस में कुछ भी चेंज होगा, ठीक है, अगर कुछ भी सीक्वेंस में चेंज होगा तो दैट विल ओनली बी द म्यूटेशन। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड पे ए है, दूसरे पे टी है, उसके बाद ए के बाद नेक्स्ट एक ही स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो एक डीएनए में क्योंकि 2 स्ट्रैंड होते हैं बट एक स्ट्रैंड है, ठीक है, एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस अगर हम लिखें, यानी कि नहीं चल रहा है, तो ATGC ऐसे करके कुछ सीक्वेंसेस हैं, सी 4 बार सी है इसमें, ये नॉर्मल सीक्वेंस है कि इसमें 4 बार सी है ATG के बाद, ठीक है। तो उसके लिए अपोजिट स्ट्रैंड में वो उसी से पेयर करेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये रूल है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, तो एडेनिन के सामने वाले, इसके जस्ट सामने वाले स्ट्रैंड में इसके अपोजिट सीक्वेंस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन के साइड नीचे वाले में थाइमिन होगा, सामने जो बॉन्डिंग कर रखी होगी जिसने, और फिर थाइमिन के जगह सामने एडेनिन होगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, साइटोसिन सी के सामने जीजी होंगे, तो 4 बार सी तो 4 बार जी होंगे नीचे। तो ये एक सीक्वेंस दे दिया फॉर एग्जांपल, इसमें से अगर कुछ भी चेंज होता है, एक भी स्ट्रैंड का कोई सीक्वेंस चेंज होता है तो नीचे वाले में वो नहीं हो पाएगा और ये वहां पर एक बबल जैसा बन जाएगा, ये डीएनए स्ट्रैंड कॉम्पैक्ट नहीं रह पाएगा और वो ऐसे इरेगुलर सा हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द म्यूटेशन, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? What is I'm telling you about mutation? अब loss, deletion or gain or a segment of DNA result in alteration of chromosomes. It is called chromosomal aberration. ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई इसका पार्ट डिलीट हो जाता है, बीच से इसका कोई सेगमेंट टूट जाता है, तो दैट इज डिलीशन। दिस विल बी व्हाट, डिलीशन। उसमें या फिर कोई डबल हो जाता है, इसमें एक और क्रोमोसोम आकर अपने आप अपना कुछ सेगमेंट्स जोड़ दे रहा है, तो दैट इज आल्सो व्हाट, इंसर्शन, या बीच में कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस जुड़ जा रहा है, या पूरा एक क्रोमोसोम का पार्ट ही आके, ऐसा होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं क्रोमोसोम के, वही मैं बोल रही हूँ क्रोमोसोमल एब्रेशन, कि क्रोमोसोम की शेप ही बदल जाती है, उसके अंदर कुछ इंसर्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट हो जाता है, और उसी को क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ म्यूटेशन ओनली। जीन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, ये भी अलग अलग तरीके के म्यूटेशंस हैं। जीन म्यूटेशन डेफिनेशन अगर हम देखें, द म्यूटेशन टेक प्लेस ड्यू टू द
चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। अभी हमने बेसिस की बात करी, वही बात ये दोबारा से बता रहा है यहाँ पर जीन म्यूटेशन में कि अगर सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज आता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज दैट म्यूटेशन कॉल्ड? पॉइंट म्यूटेशन। बिकॉज सिंगल बेस पेयर में चेंज आया है। जैसे मैंने आपको बताया एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, तो ये एक बेस पेयर बना एडेनिन थाइमिन का। फिर हमारा सीक्वेंस था ए के बाद जी सी था, फिर 4 बार जी थे, तो ए टी जी 4 बार सी, ऐसे कुछ था। तो उसमें ए और टी का पेयर बन गया, जी और सी का पेयर बन गया, तो ये बेस पेयर होते हैं। किसी भी क्रोमोसोम में अगर एक भी बेस पेयर चेंज हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। और वो भी कौन सी वाली? पर्टिकुलरली पॉइंट म्यूटेशन। इज इट क्लियर? जीन म्यूटेशन। और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है सिंगल बेस पेयर में चेंज होने की वजह से, सिकल सेल अनीमिया। दिस इज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया। Yes, ma'am. नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स एंड कुछ एक से ज्यादा बेस पेयर्स अगर डिलीशन हो गए या फिर इंसर्ट हो गए, तो अब क्या होगा? अब पूरा फ्रेम बदलेगा। फ्रेम मतलब जैसे मैंने आपको स्ट्रैंड बना के दिखाया था और उसके ऊपर मैंने बेस बनाए थे कि ए है, टी है, ऐसे करके बेसिस कुछ दिखाए थे, सी है, फिर जी 4 बार जी है, ऐसे करके बनाया। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। दिस इज वन सीक्वेंस गोइंग ऑन। अब इसका जो फ्रेम बनता है वो 3-3 बेस पेयर्स का बनता है, क्योंकि 3 बेस पेयर से कोडोन बोले जाते हैं, और 3 बेस पेयर मतलब ये एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक कोई भी इंसर्ट कर दें, एक बेस पेयर एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दें, या एक बेस पेयर निकाल दें, या एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा बेस पेयर भी अगर इंसर्ट होंगे या डिलीट होंगे, या सिंगल एक भी अगर होगा, तो भी इसका फ्रेम नहीं बदलेगा। इसका रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा क्या? बदलेगा। जो ओरिजिनल सीक्वेंस था जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, ए टी सी और 4 बार जी थे, अगर उसमें मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दिया तो इसका रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा, इसके कोड्स बदल जाएंगे, और इसी तरह की म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इज इट क्लियर? This type of mutation Yes, is ma'am. frame shift mutation. Okay. Now we will see in what is there next after this slide. The definition of pedigree analysis is given in the screen. Are you able to see? Is it visible? This is visible, the definition and the start generation of a family is called pedigree analysis. Is it clear? वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर कि कोई भी, अभी हमने म्यूटेशंस पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया नाम पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कुछ भी अगर कैरेक्टर्स में कुछ भी अगर डीएनए में खराबी है, गलती है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, सेवरल जनरेशंस तक जाती है। और अब इस तरह की स्टडी को, इस चीज की स्टडी करने को कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस करना। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और इसी चीज को क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मोनिशा, काव्या? के Yes, ma'am. वेरी सिंपल है, बिकॉज जो बहुत टाइम लगता है किसी भी ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग को कह सकते हैं
9 मंथ का टाइम होता है, लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इससे अच्छा कि कोई डिफेक्ट जनरेशन्स में फॉलो कर जाए, स्प्रेड हो जाए सब जगह, इससे अच्छा ये है कि पेडिग्री एनालिसिस एक चार्ट पे सिंपली पुराने जनरेशन्स के कैरेक्टर्स को मेंशन करते हुए आगे की जनरेशन में आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करी जाए कि वेदर इट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट जनरेशन और नॉट। और अगर आता है तो फिर उसके हिसाब से फिर डिसाइड करा जाए कि वेदर दिस थिंग विल बी डन और नॉट। Is it clear definition? And the symbols. The symbols, the same diagram is given in your NCERT, and the square is representing the male and the circle is used to represent female in the pedigree charts. And the pedigree charts are made by the doctors, which are called pedigree analyzing doctors, and they will make the pedigree of any couple, keeping in mind asking them for their ancestral characters and कौन सी जनरेशन के कैरेक्टर्स है दोनों तरफ से, फीमेल तरफ से भी मेल तरफ से भी, और फिर वो ऑफस्प्रिंग में आने के क्या चांसेस हैं वो ये बताते हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड को रोम्बस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सिंबल्स में अगर शेडिंग करते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे रेड कलर से शेडिंग करके दिखा रखा है कि अगर स्क्वायर में शेडिंग है दैट मीन्स मेल इज अफेक्टेड बाय एनी डिसऑर्डर, अगर सर्कल में है तो यानी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, रोम्बस है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब चाइल्ड, जनरली चाइल्ड के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए रोम्बस यूज करके अंदर नंबर लिख देते हैं कि अगर किसी जनरेशन के 4 किड्स हैं तो रोम्बस बनाया उसमें 4 लिख दिया, तो इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड नहीं करा कि इसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां, पर उसके ऑफस्प्रिंग को स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर रोम्बस में 4 के अंदर शेडिंग भी हो रखी है यानी कि 4 बच्चे हैं जो कि अफेक्टेड भी हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सिंबल्स का। मेटिंग को दिखाने के लिए स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक लाइन लगाई जाती है, ये मेटिंग को दिखाते हैं यानी कि कपल है। देन अगर 2 लाइन है तो यानी कजन्स के बीच में मैरिज हुई है, कजन्स की मेटिंग है। एंड अगर एक जनरेशन दिखाई जाती है, 1 जनरेशन, तो ये वाला सिंबल यूज होता है कि ये पेरेंट्स हो गए, मेल पेरेंट्स